रहीम वेलकम बैक। पिछली वीडियो में आप लोगों को याद होगा कि हमने डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव क्लासीफायर्स को देखा है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको देखा है। इस वीडियो का गोल ये है कि वी वांट टू नाउ क्रिएट एन एक्चुअल क्लासीफायर यूजिंग द बेस थ्योरम और बेस्ड ऑन द बेस थ्योरम. And in this video our goal would be to basically just work on it. So rather than first creating it and then using it, we'll use it first and then we'll go into the theory of the creation of this classifier, which is known as the naive Bayes classifier. So let's begin. ऑलराइट जी, तो आप लोगों को ये याद होगी स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम प्रॉब्लम जो हमने इससे पहले देखी थी. लेट्स वेरी क्विकली ब्रिंग इट बैक टू योर मेमोरीज कि इसमें हमने क्या किया था. तो वी सॉ कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि कुछ ट्रेनिंग डेटा हमारे पास मौजूद है, कुछ स्पैम ईमेल्स हैं, कुछ नॉट स्पैम ईमेल्स हैं. हमने इन ईमेल्स को रिप्रेजेंट किया है कुछ फीचर्स से. ये फीचर्स हमने ये कहे थे कि हम सिंपली इनको डिफाइन कर सकते हैं एज the frequencies of all the words which exist in these in emails, in these emails. और यहाँ पर हमने ये भी कहा था कि ये वर्ड्स सारे के सारे वर्ड्स ऑफ इंग्लिश भी हो सकते हैं और ये वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं. हमने पिछली दफ़ा कुछ वर्ड्स डिफाइन करके भी देखे थे. इस दफ़ा मैं दोबारा वो रिपीट नहीं कर रहा, बट वी कैन जस्ट मेक देम. ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं. सिमिलरली हमने देखा था कि जब हमारे पास एक टेस्ट ईमेल आती है एंड द क्वेश्चन इज टू क्लासीफाई दैट ईमेल एज स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम, तो हम इसके भी वही फीचर्स निकाल लेते हैं. ये सारे के सारे काउंट्स हैं ऑफ द वेरियस वर्ड्स दैट एग्जिस्ट in this email as well. And x1 by the way, as you already know, corresponds to the same word across, and then x2 corresponds to the same word across all of these, so the features remain same. और उन फीचर वेक्टर्स की मदद से हमने फिर ये देखा था कि किस तरह से हम डिस्क्रिमिनेटिव और जनरेटिव क्लासीफायर्स को यूज़ करते हुए क्लासिफिकेशन करते हैं. इन जनरेटिव क्लासिफिकेशन वी सॉ के आपके पास आपका बेस थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस गिवन डेटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा गिवन हाइपोथेसिस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द हाइपोथेसिस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा. और इसको हमने एच मैप से यानी मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी के थ्रू अपनी क्लास चूज़ करने का तरीका सीखा था. तो वी सॉ के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू हैव योर द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास गिवन ईमेल आपके पास मौजूद है और इस ईमेल को हम आगे जाकर रिप्रेजेंट करेंगे इन फीचर्स के थ्रू. सो द ईमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फीचर्स एंड व्हाट वी आर एसेंशियली डूइंग इज दैट we are finding the maximum argument of the classes, where the classes could be spam or not spam in this example. So we want to put these classes in these places, spam and not spam. दोनों के लिए ये पूरी की पूरी probability calculate होगी, and once we calculate this probability, we'll just take the max over all of the classes, in this case these two classes, and we'll get जो भी उनमें से ज़्यादा probability show कर रही होगी, that class is going to win. Once we represent these as these feature vectors, so we're essentially saying that the probability of class given these feature vectors is equal to probability of these feature vectors given the class into probability of class over probability of the feature vector itself. हमने इसको बहुत तफसील से इससे पहले डिस्कस किया था. But in the last line you can see कि because the denominator remains the same, तो हमारे max पे कोई असर नहीं डालता, and we are left essentially with this thing as the final equation, as the expression to maximize. और इसके अंदर हमने different आर्ग्यूमेंट्स डालकर देखना है कि इसकी मैक्स वैल्यू हमें किसके लिए मिलती है, और जिसके लिए मैक्स वैल्यू मिलती है वो जीत जाएगा. उस क्लास को हम कह देंगे कि ये हमारी वो क्लास है जो कि हमें मैक्सिमम posterior provide कर रही है. So that's a brief summary of what we have already seen. Alright, so now we're going to do a little bit of a crazy thing. Instead of taking the usual route and teaching you what naive Bayes classifier is and what the naive assumptions are and why we take those assumptions, we'll take a different route and we'll just start using the naive Bayes classifier before even understanding how the naive Bayes classifier works. और इसका एक बड़ा मकसद ये है कि I want you to really understand and remember कि the naive Bayes classifier is extremely easy to use. उसके पीछे जो assumptions हैं उन्हें समझने में हम थोड़ा सा वक्त लगाएंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप assumption समझते समझते इतना खो जाते हैं कि उसको implement करने पे आते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं. So I just want you to just skip that, first implement it, see how it works, how elegant and beautiful it is, how simple is it, and then finally we'll see in subsequent videos why is it like that the way it is, and then इससे हम और क्या कुछ कर सकते हैं. यहाँ पर ये नीचे मैंने एक लिंक आपको दिया हुआ है StatQuest का. दिस इज़ बाय जॉर्ज स्टामर. दिस इज़ एन अमेजिंग चैनल, आई हाईली रिकमेंड इट. इसके ऊपर जाकर कुछ स्लाइड्स जो आगे की हैं वो इंस्पायर्ड हैं
इनके एक StatQuest से, and this was actually live. He calls his video StatQuest, and they cover all various topics of statistics and also machine learning and other interesting things. You should definitely visit it, and you should definitely, if you have time, you should look at those original videos as well. हमारी चीज़ से वो फर्क होंगी, लेकिन they will have their own unique taste, and the guy has a very nice way of expressing his ideas and very clearly explaining what he intends to explain. All right, Ji, let's move on. So we have, let's assume now concretely that we have these emails, 5 non-spam emails, the blue, and 3 spam emails, the red. And we want to start by calculating the probability that a randomly selected email, which in our case is कि अगली जो भी email मुझे आएगी, that randomly, because I don't control कि मुझे वो कौन भेज रहा है और कब भेज रहा है, unless it's a scheduled email or something. If it's a normal email coming from some human being, then from my perspective, it is a random email if I'm not expecting that email at this particular time. So assume that I'm getting a random email, or I select a random email. What's the probability that that email would be spam? So आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि हम इस वक्त अपने priors को determine करना चाह रहे हैं. We want to figure out the probability of an email being spam without even looking at the email. So that, as you know, would be quite simple. You have 3 spam emails. इसको हम S से represent करेंगे. So the cardinality of the set is 3, and we have 5. So 3 spams and 5 not spams. And if we just want to calculate the probability of spam, it's just going to be the number of spam divided by the total number of emails that we have, 3/8, and the probability of not spam is 5/8. So this is our prior about the probability of getting a spam email before even looking at a particular email. See how easy it is. So extremely simple. Now let's move on and figure out the more complicated part of the Bayes theorem. और अब मैं बेस थ्योरम का यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा. अब मैं अगली स्लाइड में खाली इस प्रॉब्लम को नाइव बेस से सॉल्व कर दूंगा, और वापस हम अगली वीडियो में जाएंगे कि इसका फिर बेस थ्योरम के साथ ताल्लुक क्या था, और वो जो फेमिलियर फॉर्म ऑफ बेस थ्योरम है वो कैसे बनती है, और उससे इस फॉर्म में हम कैसे आएंगे. सो आई वोंट रेफर टू बेस थ्योरम एनीमोर. सो नाउ यू नो द प्राइस. सो नाउ लेट्स लुक एट the second entity, the likelihood. And before that, before we start counting the words in these emails, let's quickly refresh a few concepts in our head. The concepts of types, tokens and vocabulary. Briefly हमने इसकी पहले बात की थी. Let's assume मेरे पास एक बहुत छोटा सा text है, उसमें 3 words हैं, ball, bat and ball. So इस text के अंदर 3 मेरे पास words हैं. इन words को हम, जितने भी words हों, यूनिक के ख्याल रखे बगैर, इन सब के सब words को हम tokens कहते हैं. So here I have 3 tokens, right? अगर मैं इसमें यूनिक वर्ड्स खाली देखना चाहूँ तो वो इस केस में मेरे पास 2 हैं, बिकॉज बॉल रिपीट हो रहा है तो मेरे पास बॉल है और बैट है, तो लिहाजा 2 मेरे पास यहाँ पर टाइप्स हैं. तो यूनिक वर्ड्स को हम, यूनिक टोकन्स को हम टाइप्स कहते हैं, राइट? और अब यहाँ पर ये बात मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ, मैं फिर कह देता हूँ कि जब हम टाइप्स को देख रहे हैं तो हम खाली सरफेस को देख रहे हैं, यानी हम पूरी वर्ड की असल शक्ल को देख रहे हैं. अब ये नहीं देख रहे कि वो वर्ड किसी दूसरे वर्ड की फॉर्म है या नहीं. सो फॉर एग्जांपल बॉल और बॉल्स, हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स होंगे, 2 अलग अलग टाइप्स होंगे. अगर ये होता बॉल बैट बॉल्स तो फिर मैं यहाँ पर ये कहता है मेरे टोकन्स भी 3 हैं और मेरी टाइप्स भी 3 हैं, राइट? इसी तरह से आप जितनी भी और फॉर्म्स हैं, ING लगा हुआ हो या ER लगा हुआ हो या ED लगा हुआ हो, ये सारी की सारी फॉर्म्स जो हैं ये सब आपकी टाइप को बदल देती हैं. और सिमिलरली बाज़ दफ़ा अलग अलग वर्ड्स भी सेम टाइप पर आ जाते हैं. जैसा कि अगर आपने वर्ड यूज़ किया बैंक, और यहाँ पे एक जगह आपका मतलब था बैंक से रिवर बैंक, और एक जगह आपका मतलब था बैंक से लेट से पैसों वाला बैंक, और तीसरी जगह बैंक से आपका मतलब कोई वर्ब था, तो इन तमाम केसेस में ये सब के सब एक ही टाइप माने जाएंगे क्योंकि इनकी शक्ल एक जैसी है, BANK, स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम है, तो लिहाजा ये टाइप एक ही. अच्छा, एक तीसरा रेलिवेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ विकैबुलरी, जिसको हम V कहते हैं, विकैबुलरी V. सो द विकैबुलरी इज द सेट ऑफ टाइप्स. सो आपकी जो सारी की सारी टाइप्स हैं ना, उसको हम उसकी आपकी उस कॉर्पस की विकैबुलरी कहते हैं, राइट? एंड द साइज ऑफ द विकैबुलरी यूजुअली रिटन इस तरह से इज द नंबर ऑफ यूनिक टोकन्स और द नंबर ऑफ टाइप्स. ठीक है, तो वो इस केस में 2 होगा. इसको बाज़ दफ़ा V भी लिख दिया जाता है विदाउट यूजिंग द कार्डिनैलिटी साइन.
मैंने ये सब इस एक दफ़ा ये टोकन टाइप और वोकेबलरी की टर्म्स इसलिए यूज़ कर दिए हैं कि अगर आगे कहीं बेख्याली में मेरे मुंह से निकल जाए, कोशिश तो मैं करूँगा कि मैं सिंपल वर्ड्स में ही आगे चलूँ, लेकिन अगर मैं कहीं इसको यूज़ कर लेता हूँ तो आप कंफ्यूज ना होते रहें कि ये टाइप क्या चीज़ है और टोकन क्या चीज़ है और वोकेबलरी क्या चीज़ है। ठीक है जी, होपफुली इट्स क्लियर। सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी जस्ट गोना कंबाइन द टू सेट्स, जो हमारे पास स्पैम ईमेल्स हैं और जो नॉन स्पैम ईमेल हैं। फ़र्ज़ करें कि टेक्स्ट था सबका आपके पास, तो ये स्पैम ईमेल 1 थी आपके पास, and then you have like this is your S1 and this is your S2 and this is your S3, and similarly you have these non-spam 1, this non-spam 2 and so on and so forth. आपकी ये सारी की सारी emails हैं, right? और इनके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है इन सब emails के अंदर। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन सारी की सारी ईमेल्स के टेक्स्ट को एक जगह इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद उसको यूनिक कर लेंगे। इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारी की सारी टाइप्स। उसको काउंट कर लेंगे, ये हमारा वोकैबुलरी साइज होगा जो हियर ऑनवर्ड्स हम जिसका जिक्र करते रहेंगे, राइट। सो वोकैबुलरी साइज और वोकैबुलरी जब हमने देखनी है यहाँ से आगे की कैलकुलेशंस में, तो हमेशा वो कंबाइंड वोकैबुलरी है अक्रॉस ऑल क्लासेस। ठीक है, वो किसी एक क्लास की वोकैबुलरी नहीं, ऑल्दो कि हम यहाँ वोकैबुलरी यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि हर ईमेल की एक अपनी वोकैबुलरी है और हर क्लास की, जैसे फॉर ऑल स्पैम्स एंड फॉर ऑल नॉन स्पैम्स एक और वोकैबुलरी है, उसकी बात हम आगे करेंगे भी। लेकिन हमारा मतलब जो वोकैबुलरी वी से यहाँ से आगे होगा वो कंबाइंड वोकैबुलरी है अक्रॉस ऑल क्लासेस, चाहे वो 2 क्लासेस हों या 10 क्लासेस हो या 1000 क्लासेस हो। ठीक है जी, होपफुली दिस इज क्लियर। सो नाउ वी टेक द वोकैबुलरी एंड नाउ सो अज्यूम करें फॉर दिस सिंपल एग्जांपल कि मेरी वोकैबुलरी के अंदर अक्रॉस दीज 2 क्लासेस बस मुझे ये 5 वर्ड मिले, हेलो, फ्रेंड, प्राइज, वर्क एंड व्हेन। ठीक है, अब यहाँ जो आपको काउंट्स नज़र आ रहे हैं वो खाली स्पैम क्लास के नज़र आ रहे हैं। सो मैंने वोकैबुलरी पूरी की पूरी ली और हर वर्ड का जो मेरी वोकैबुलरी में था मैंने काउंट निकाल लिया स्पैम क्लास के अंदर। सो फर्ज़ करें स्पैम ईमेल्स में वर्ड हेलो 2 दफ़ा यूज़ हुआ था, फ्रेंड 3 दफ़ा यूज़ हुआ था, प्राइस 5 दफ़ा यूज़ हुआ था, वर्क मुझे कभी नहीं मिला था। तो फिर वर्क यहाँ लिखा हुआ क्यों है, यकीनन फिर वो दूसरी क्लास में कहीं ना कहीं यूज़ हुआ होगा क्योंकि वोकैबुलरी हमारी मर्ज्ड है। एंड देन व्हेन हमारे पास 7 दफ़ा हमें मिला है स्पैम ईमेल के अंदर। सो फ्रॉम दिस can we figure out the probability of finding the word hello in a spam email? So अगर मैं टोटल करूं इन सारे के सारे हिस्टोग्राम्स को, तो मेरे पास 17 यहाँ पर टोकन्स हैं। ठीक है, हेलो 2 दफ़ा आया, फ्रेंड 3 दफ़ा आया, प्राइस जो है मेरे पास 5 दफ़ा है, 17 टोकन्स हैं। सो देन अगर फर्ज करें कि ये सारी की सारी स्पैम ईमेल्स हैं जो मैंने आज तक देखी हैं, देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग द वर्ड हेलो in a spam email based on my training data? It's simply 2/17। ठीक हो गया, 17 टोटल वर्ड है, उसमें से दो हेलो है, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ सीइंग हेलो गिवन स्पैम इज 2/17। सिमिलरली फॉर फ्रेंड इट्स 3/17, फॉर प्राइस इट्स 5/17, फॉर वर्क इट इज 0 बिकॉज वी नेवर सॉ दिस। एंड यू कैन प्रॉब्ली टेल, आपको इतना अर्सा मशीन लर्निंग पढ़ते हुए हो गया है एंड आई एम श्योर आपने पहले भी कोर्सेज स्टैट्स वगैरह के लिए, यू नो कि दिस विल कम बैक टू हाउंट अस एट सम पॉइंट। इसने हमें तंग करना है, कब करना है वो देखेंगे, लेकिन करना है, ये श्योर है। And similarly for the word when, it is 7/17। ठीक है जी, so when or price, you kind of associate such words with spam emails more so compared to word hello or say friend, but again this is just a made up example. Similarly we can find the same for the non-spam emails। वहाँ पर भी hello, friend, price, work, win की हमने frequencies निकाल ली, वहाँ hello ज़्यादा हैं, friend ज़्यादा हैं, और यहाँ पर टोटल जितने हमें tokens मिले थे in the non-spam emails वो total 18 थे। if you sum up the hello, friend, price, work and win, so आपको ये 18 मिलेंगे। so जिस 18 में से 7 times hello था तो 7/18 is hello and so on and so forth। ये हमारे पास सारी probabilities आ गई। so these are now the probabilities of finding these words given these classes। ठीक हो गया, I hope you're with me। now comes our test email। so this is our test email जिसके बारे में हमने अपना वर्डिक्ट देना है कि क्या ये स्पैम है या नहीं। ठीक है, so how would we do that? The naive Bayes classifier says that the probability of spam given this this phrase hello friend is equal to the probability of spam, our prior, into the probability of hello given spam into the probability of friend given spam। You see how extremely simple it is। So we're just saying जितने भी words यहाँ पर हैं या in general जितने भी features आपके पास हैं, each feature given the class आप probability निकालें। So probability prior को और इसमें prior को multiply करें। So take your prior, multiply it with individually
with the probability of each feature given just the class, ठीक है। और यहीं इसी एक जुमले के अंदर वो नाइव वाली बात छुपी हुई है जो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, जिस वजह से ये हमारी सिंपल बेस नहीं है, ये नाइव बेस, और ये हम आगे जाकर देखेंगे, अभी अपने दिमाग को उधर ले जाने की जरूरत नहीं। सो जस्ट प्लग इन दीज प्रोबेबिलिटीज, सो दिस इज 3 into 8 ऊपर से, एंड देन 2/17 फॉर hello given spam and 3/17 for the friend given spam, and you get 0.00778, right? So इस email की hello friend की probability, and as you can see दोनों histograms को देखते हुए अगर मैं आपसे पहले पूछता कि spam है या not spam है तो शायद आप खुद भी guess कर लेते कि hello और friend ज़्यादा common words थे not spam में, तो ये not spam लग रही है, ये spam नहीं लग रही। So let's actually do it. Now we find the probability of non-spam given hello friend. So probability of non-spam again would be P of n into P of hello given non-spam into probability of friend given non-spam, which comes out to be 0.0675. So now we just take the max over these two numbers and we find कि हमारी वो arguments यानी वो class spam और not spam में से जो हमारी output को maximize कर रही है वो है non-spam. So our verdict about is the maximum a posteriori probability is for the class not spam. ठीक हो गया जी, ये simple है। I hope कि इसमें आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी होगी। Let's move on. All right, let's take the same example again. बिल्कुल सब कुछ वही है, test email बदल गई है। This time our test email is win prize. So before even calculating the probabilities, can you figure out, pause the video and see आपको दिमाग में क्या लग रहा है कि ये spam है या not spam? So I hope आपने रोका और आप सोच चुके हैं। आपको win और prize बहुत कम नज़र आ रहे हैं normal emails में, non spam में, और ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं spam emails के अंदर। So that means कि probably शायद ये spam होनी चाहिए। Let's see what the naive base says. So the naive base says probability of spam given win prize would be simply equal to probability of spam into probability of win given spam into probability of prize given spam, and this is 0.045. Similarly for non-spam it comes to 0.0038, and it's a very clear verdict that our winner is spam, and this email is a spam email. Okay? All right, let's take another example. And this time our example is win prize, win work. Or now my question to you is your verdict. Should it be spam or should it be not spam? Calculate करें अपने तौर पर। I would recommend कि आप पूरी probability खुद से निकालें इस पर pause करके। So I hope कि you acted upon what I requested. आपने win prize win work की probability निकाली है using spam. You can see कि win और prize और win ये दोनों चीज़ें spam की indicators हैं, ये not spam में बहुत कम पाई जाती हैं। तो ये email बड़ी clearly spam लग रही थी until you calculated the probability of work given spam, which is 0. So that means कि हमारी output जो होगी वो 0 होगी। So यानी एक स्पैम ईमेल के अंदर अगर थोड़ी देर के लिए इसको समझने की कोशिश करें, स्पैम ईमेल के अंदर वर्क का आ जाना हमारे मॉडल के नज़रिए में नामुमकिन है, मुमकिन नहीं। और अगर ऐसा हो जाए तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ये 0 करेगा, मीनिंग सेइंग अगर आप एंट्रोपी वाली बात याद करें, इट्स इन्फिनिटली सरप्राइज्ड कि ये कैसा वर्ड है जो इसमें आ गया। ये बिल्कुल वही बात है, अगर आपको याद हो जब मैंने प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा था, एंड आई सेड कि अगर एक सिक्का हमारे पास है, एक कॉइन है, एंड वी टॉस इट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज समथिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स इज समथिंग। इफ इट इज फेयर देन वी यूजुअली assume those to be equal to each other, but what's the probability of the coin standing straight? If the probability of the head and the tail approaches to 0.5, then the probability of the coin standing on its edge approaches to 0. तो ऐसा हो नहीं सकता, यानी वो मॉडल ये एज्यूम कर ही नहीं सकता कि कॉइन सीधा भी खड़ा हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर ये मॉडल एज्यूम कर ही नहीं सकता कि यहाँ पर वर्क भी आ सकता है, लिहाजा इसने इसको 0 कह दिया कि बस ये इस एक एविडेंस की बेस पर, हालांकि सब एविडेंस कितनी हक में जा रही थी स्पैम के, इस एक एविडेंस की बेस पे इसने हर चीज़ को नलिफाई कर दिया। अब यहाँ पर ये तो 2 वर्ड्स थे, ये ईमेल अगर 1000 वर्ड्स की होती या 10,000 वर्ड्स की होती या ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता, पूरी किताब होती जिसे आप किसी ऑथरशिप एट्रीब्यूशन कर रहे होते, and in that book you find one word that author has never, a particular author has never used before, और बाकी सारी की सारी बुक पूरी उठा के उसी ऑथर की डाल दें। सो पूरी शेक्सपियर की किताब ही टेस्ट ईमेल के तौर, टेस्ट बुक के तौर पर दे दें और वो ट्रेनिंग में भी शामिल हो फर्ज करें, और बस वो एक वर्ड ट्रेनिंग में से निकाल दें खाली,
जब टेस्ट होगा तो उसकी probability वो जीरो कर देगा. This is how big this problem is, and we're gonna see how we're gonna solve that. And obviously our non-spam is going to give it a very low number, but उसके बाद work है तो लिहाजा it has given it a 0.00007, and it will be the winner. This email would be called not spam, and we know it should not be called not spam, but we can't do anything about it at this point unless we figure out a solution to this problem. Look at one more example before we move on. Look at this email: win prize, win money. Now I want you to again pick up your pencil or your pen or whatever and do it again. Try it. I hope कि आपने pause किया था और try किया था. If you calculate the probabilities, win prize win is saying spam, right? But money उसमें नहीं है, तो उसकी probability 0 है, तो इसने outcome कह दी 0. For non-spam भी इस दफा वो word नहीं था, तो लिहाजा that's also 0. So then, is this email spam or not spam? It's neither. Both the probabilities are equal, or both. So again, we find ourselves in a bit of a trouble. We find a new word. अब जरा थोड़ी देर के लिए इस पे गौर करके देख लें. आपके पास एक ईमेल आती है, उसमें एक ऐसा वर्ड है जो आपके ट्रेनिंग डेटा में कभी नहीं आया था. Is that unusual? Absolutely not. It's very common. You're gonna always find new words in new pieces of text. Language is highly creative. Language नए से नए words लाती रहेगी. So वो words अब चाहे नए नाम हो लोगों के, companies के नाम हो, नए coin हुए हुए words हो like texting, या virtual reality, I don't know, augmented reality or whatever, new terms, new names of machines and typos. So there will always be typos. ऐसे words जो पहले कभी आपने ऐसे typo जो पहले कभी नहीं देखे, ऐसे नए typos भी आएंगे. So लिहाजा ये वाला केस भी बहुत common है कि जहाँ पे आपके नए आए हुए text के अंदर कोई नया word होगा, especially if it's a book and you're doing like authorship attribution. So at that point it's a big issue because new books probably in many cases are supposed to have at least some new words. In certain cases कोई नई टर्म होगी, कोई नई बात वो बता रहा होगा, किसी नए अंदाज में बता रहा होगा, तो नए वर्ड्स आना बिल्कुल मुमकिन है. और एक नया वर्ड पूरी की पूरी किताब की प्रोबेबिलिटी 0 कर देगा आपके मॉडल के हिसाब से. So let's agree that it's a big problem and both of these problems are related to the existence of zeros, these pesky little zeros. So now we need to figure out the different types of zeros that we can meet in a classification task. And then fortunately आपके लिए खुशखबरी ये है कि इन zeros को classification में deal करना बड़ा आसान काम है. So it's not a big problem in classification. It's only language modeling, which we said कि could be thought of as an example of classification, although it's much more than simple classification. So language modeling में जब इन zeros से हम deal करते हैं, as I'll discuss in the following slides, तो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन जब हम इसको सिंपल क्लासिफिकेशन में डील करते हैं तो you'll see कि it's extremely simple and still there is no major loss of the capability or the effectiveness of the technique अगर हम इन सिंपल तरीकों से इसको सॉल्व करें. Alright, जी, let's see. So ऐसा जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब हमने विकैबुलरी निकाली थी तो हमने पहले दोनों के दोनों सेट्स को यूनियन लेकर विकैबुलरी उन दोनों के क्रॉस निकाली थी. सो ये हमारे दोनों के दोनों सेट थे और हमने ये कहा था कि वर्क का वर्ड नहीं था स्पैम के अंदर, लेकिन क्योंकि हमने यूनियन लिया था तो हमारी स्पैम की विकैबुलरी अगर आप खाली देखें तो उसमें वर्ड्स हेलो, फ्रेंड, प्राइज और विन है. तो विकैबुलरी ऑफ स्पैम ओनली इज 4 not 5. And the vocabulary of not spam is 5. उसमें hello, friend, price, work, win सब कुछ है, right? और जब आप real world cases करेंगे तो ये बहुत बड़े differences भी हो सकते हैं. अगर डेटा कम है आपके पास, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो फिर vocabularies में काफ़ी फ़र्क भी आ सकता है. ऐसे words जो spam में हैं या ऐसे words जो एक क्लास में और दूसरे में कभी भी ना हो, it's very possible. ठीक है. लेकिन जब हमने यूनियन ले लिया दोनों सेट्स का, वी स्पैम और वी नॉट स्पैम का, और यूनियन लेने के बाद मेरे पास हेलो, फ्रेंड, प्राइस, वर्क, विन आया, तो उस विकैबुलरी का साइज 5 था. तो अब ये जो दो जीरोस आए हैं ना, अगर आप गौर किया हो, ये दो तरह के जीरोस हैं. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ जीरोस इज जहां पर हमारी विकैबुलरी के अंदर ही, यानी हमारी जॉइंट विकैबुलरी के अंदर ही वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था. वो वर्ड हमारे मॉडल ने कभी देखा ही नहीं. ठीक है. सो द वर्ड, मैं ये एक्सप्लेन कर दूं द वे आई हैव रिटन इट हियर. द वर्ड W sub t बिलोंग्स टू द टेस्ट डेटा, द टेस्ट विकैबुलरी. जो भी आपकी टेस्ट ईमेल थी या ईमेल्स थी, उनकी भी कोई विकैबुलरी होगी. सो वर्ड उस विकैबुलरी के सेट में तो है, लेकिन साथ ही साथ वो आपकी जॉइंट विकैबुलरी में नहीं. यानी आपने उसे अपनी किसी भी क्लास में उस वर्ड को नहीं देखा, ना कभी स्पैम में देखा, ना कभी आपने नॉन स्पैम में देखा.
राइट. फॉर एग्जांपल द वर्ड मनी. तो ये जो सेकंड वाली एग्जांपल में आपने केस देखा था, ये वो वाला केस है. ठीक है, ये एक किस्म की जीरो है. ये वो वर्ड हमारे मॉडल के लिए नया वर्ड है, वो हमारी विकेबलरी में शामिल ही नहीं है. जो दूसरी किस्म का केस है जो हम देख कर आए हैं, where the word W sub t belongs to our test vocabulary, and it but it does not belong to some class. So this V class is a subset of classes. So it could be one class, it could be two class, it could be two or three classes. यानी कि ये word हमने देखा हुआ है अपनी overall vocabulary में, तो देखा हुआ है कम से कम किसी एक क्लास में तो ये word पाया जाता है. लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सब में ये word है. जैसे word work है, वो दोनों क्लासेस में नहीं है, लेकिन किसी एक में है. हमारे मॉडल के लिए ये नया वर्ड नहीं है, लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे होंगे तो उसमें ये वर्ड हमें नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आप अगर ज़्यादा क्लासेस अपने जहन में लाएं तो हो सकता है कि ऐसे वर्ड्स वो हों जो किसी एक क्लास में पाए जाते हैं, दो में पाए जाते हैं, या एटलीस्ट लेस देन एन में पाए जाते हैं. एटलीस्ट वन लेस देन एन में है कि एन अगर आपकी क्लासेस हैं तो उसमें किसी एक में तो नहीं है कम से कम. वो फिर हमारा ये सेकंड वाला केस होगा कि हमने वर्ड देखा हुआ है लेकिन कोई एक ऐसी क्लास या एक से ज़्यादा ऐसी क्लासेस हैं जिसमें वो नहीं है. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ऑल राइट जी, ये जो फर्स्ट टाइप है ना, जहाँ पर हमने उस वर्ड को देखा ही नहीं, मॉडल के लिए वो नई चीज़ आ गई, सारी क्लासेस पे ट्रेन किया, कभी विकेबलरी में वो वर्ड एनकाउंटर ही नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं आउट ऑफ विकेबलरी वर्ड्स फॉर ऑब्वियस रीजंस. राइट. सो ये वो अननोन वर्ड्स हैं, इनको अननोन वर्ड्स भी कहते हैं, आउट ऑफ विकेबलरी वर्ड्स भी कहते हैं. सो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं ना, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो हम इन वर्ड्स को बस इग्नोर कर देते हैं. इस चीज़ को कहते हैं क्लोज्ड विकेबलरी अजम्पशन. तो मैंने कहा था ना, जो आपका मसला है ना, वो उसका हल बहुत आसान है. वो आसान हल ये है कि बस वो वर्ड्स को टेस्ट डेटा में से रिमूव कर दो. तो टेस्ट डेटा में जो ऐसा वर्ड मिले जो कभी मॉडल ने नहीं देखा हुआ, उस वर्ड को बीच में से ख़त्म कर दो. इतना सा हल है इसका. सो यू टेक योर टेस्ट डेटा, you compare it with the vocabulary of your model, you remove any word that you have never seen before. ठीक है, तो इससे क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी में कोई बुरा असर नहीं पड़ता, इसकी ओवरऑल एक्यूरेसी ठीक रहती है. ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं आता. हाँ, जब मैं एनएलपी पढ़ा रहा होता हूँ और वहाँ पर ये बात होती है, वहाँ भी हम जिक्र करते हैं कि वो जो क्लासिफिकेशन जो लोग कर रहे होते हैं उनको कोई मसले का इससे मसला नहीं पड़ता, लेकिन जब आप लैंग्वेज मॉडलिंग वहाँ पढ़ रहे होते हैं तो फिर इसको मॉडल करना पड़ता है. सो फॉर लैंग्वेज मॉडलिंग वी एक्चुअली ट्राई टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी of coming across out of vocabulary words in our test data beforehand. So हम करते क्या है कि जिस वक्त लैंग्वेज अपना मॉडल बेस्ड लेट से यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस वक्त मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, उसी वक्त से ये भी एस्टिमेट करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेस्ट डेटा में कोई ऐसा वर्ड आए जो हमने कभी नहीं देखा. सो यू कैन बेसिकली देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ फिगरिंग दैट आउट. एक तो आपने ऊपर देख ली क्लोज वोकैबुलरी असम्पशन कि जो वर्ड्स बस मेरे ट्रेनिंग डेटा में है बस वही वर्ड्स हैं, उससे आगे कुछ है ही नहीं, क्लोज वोकैबुलरी. अच्छा, बाय द वे क्लोज वोकैबुलरी असम्पशन भी बाज़ दफ़ा बहुत सही रह सकती है. फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी बुक के ऊपर काम कर रहे हैं कि पूरी क्लासिफिकेशन उसी बुक में करनी है. लेट्स से विद इन उस बुक के कोई चैप्टर आपने उसके बारे में कोई बात करनी है, या लेट्स से आपका कोई एक वर्ड आया है उसे आपने क्लासीफाई करना है कि ये किस, या एक जुमला आया है और क्लासीफाई करना है कि ये किस चैप्टर पर बेस्ड है और समथिंग लाइक दैट, और आप एज्यूम कर रहे हैं कि अब जो वर्ड्स वही यूज़ हो सकते हैं जो उस बुक में है, तो इस केस में वोकैबुलरी आपकी कांस्टेंट रहेगी. बहुत से हम और ऐसे केसेस भी देख सकते हैं जहाँ पे आपकी वोकैबुलरी साइजेस सेम रहते हैं. इट्स नॉट अ वेरी strange assumption in all scenarios. They could be scenarios जहाँ पर आपके पास ये assumption जो है वो ठीक हो सकती है. राइट. अच्छा, तो लैंग्वेज मॉडलिंग में फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं, एक नई टाइप इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे हम यूएनके कह देते हैं, अननोन. और उसके बाद हम करते ये हैं, दो तरीके मैं यहाँ पे आपको क्विकली बता देता हूँ. एक तरीका ये होता है कि हम पहले अपने सारे डेटा में जाते हैं और जो बहुत ज़्यादा सो उसके कुछ हिस्से को अलग कर देते हैं. जैसे कि आपने पहले भी सीखा हुआ है ना कि हम डेटा का कुछ हिस्सा अपने ही डेटा का है जो होल्ड आउट किया हुआ, उसके कुछ डेटा को अलग कर सकते हैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए. उस डेटा को अलग कर देते हैं और अब अपने बाकी मॉडल पे, बाकी डेटा पे मॉडल ट्रेन करते हैं और उस छोटे से डेटा के ऊपर जाकर देखते हैं कि हमें कितने ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं जो कि हमने इससे पहले नहीं देखे. तो अपने ही दिए हुए डेटा में से, ट्रेनिंग के डेटा में से ही कुछ हिस्सा अलग करके उसमें देखते हैं कितने ओवीज हमें मिलते हैं और वहाँ से एस्टिमेट कर लेते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ओवीज इन टेस्ट डेटा. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका ये है कि हम अपने पूरे ट्रेनिंग डेटा की फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं और फिर लोअर फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को, अब वो कहाँ पे थ्रेशोल्ड लगानी है वो हम देख सकते हैं, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को यूज़ करते हैं एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूएन केस के लिए. इसके पीछे क्या थ्योरी है? इसके पीछे थ्योरी ये है कि जो चीज़ आपको पूरे ट्रेनिंग डेटा में एक दफ़ा मिली है वो उस चीज़ से बहुत मिलती जुलती है जो आपको अपनी ट्रेनिंग डेटा में कभी नहीं मिली. जो चीज़ कभी नहीं मिली जब वो फर्स्ट टाइम मिलेगी तो आपको एक दफ़ा मिली होगी. सो दीज टू आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. The type of words that you never see and the type of words you see just once
इन योर होल वोकैबुलरी। तो इनसे हम प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं यूएनके की। लेकिन ये सब आपका, ये जो सेकंड वाला हिस्सा है ना, ये आपका दर्द सर नहीं है। ये जो लैंग्वेज मॉडलिंग वाला काम है ना, ये आपका मसला नहीं है। इतना पता होना चाहिए जितना मैंने आपको बताया है यहाँ, लेकिन ये आपसे करवाया अभी नहीं जा रहा। ये हम आपसे कह नहीं रहे करने को, आपसे करवाया ये फर्स्ट वाली टाइप जाके। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इसको करके देख। सो लेट्स अज्यूम आपने यही केस दोबारा लिया, विन प्राइज विन मनी। मनी इज द वर्ड, आपने पहले इसको फिल्टर किया, देखा मनी आपकी वोकैबुलरी में कहीं नहीं है, रिमूव कर दिया। अब आपने सिंपली प्रोबेबिलिटीज निकाली एंड यू क्लियरली सी कि दिस इज अ स्पैम ईमेल, विन प्राइज विन। ठीक हो गया। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड वन, which is a little bit slightly यानी इतना आसान हल नहीं है जितना पहले वाले में था कि बस उनको रिमूव कर दें, मसला ही ख़त्म हो गया। थोड़ा सा उससे मुश्किल है, लेकिन अब वो देख लेते हैं कि क्या है, इतना भी मुश्किल नहीं। ऑल राइट, सो ये वो केस है कि जहाँ पर आपने उस वर्ड को तो देखा हुआ है, लेकिन कुछ क्लासेस में, एक क्लास में या कुछ सबसेट ऑफ क्लासेस के अंदर, सबसेट ऑफ ऑल क्लासेस के अंदर वो वर्ड मौजूद नहीं है। तो जब उन क्लासेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है तो वो जीरो हो जाती है, क्योंकि वो वर्ड उस क्लास के लिए नया होता है, ओवरऑल मॉडल के लिए नया नहीं। ठीक है, इसको हम डेटा स्पार्सिटी की प्रॉब्लम कहते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हम स्मूथिंग या डिस्काउंटिंग यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं। द लाप्लास स्मूथिंग व्हिच कैन बी लाइक एन ऐड वन और एन ऐड के स्मूथिंग, देयर इज द विटेनबेल डिस्काउंटिंग, इंटरपोलेशन, बैक ऑफ, your good Turing smoothing, and the more used the Nasser-Nye smoothing technique, and so on and so forth. तो ये सब है, इनसे आपका फिलहाल कोई इन सब से मामला नहीं है। और फॉर्चुनेटली फॉर क्लासिफिकेशन टास्क, जो इनमें सबसे आसान वाली है ना, जिसको हम एड वन स्मूथिंग कहते हैं, वो भी बड़ी अच्छी चल जाती है। सो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर या सिंपल क्लासिफिकेशन के अंदर एड वन चल सकती है। अब ये एड वन स्मूथिंग क्या चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम ये हमारा केस है, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे ये सारे हिस्टोग्राम्स हैं फॉर ऑल क्लासेस। यहाँ दो ही क्लासेस थी, स्पैम और नॉट स्पैम। इन दोनों के हिस्टोग्राम हमारे सामने लिखे हुए हैं। यहाँ भी एक जीरो नजर आ रहा है, यहाँ कई जीरोज भी हो सकते थे। हाउ डू आई रिमूव द जीरोज, हाउ डू आई गिव, अब यहाँ बेसिकली अब थोड़ी सी अगेन स्टेप बैक एंड ट्राई टू गेट द इंट्यूशन ऑफ व्हाट वी डूइंग हियर। हम ये कह रहे हैं कि आपका मॉडल आपके पास आता है, आप वो कॉइन फ्लिप का मॉडल है, उससे पूछते हैं हेड की प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, 0.5, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, 0.5 फेयर कॉइन के केस में, सीधा खड़े होने की प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, 0। हमसे कहेंगे यार ये बड़ा हार्ड स्टांस है, ऐसे ना करो, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी दे दो इसको, बहुत कम दे दो, कुछ तो दे दो इसको प्रोबेबिलिटी। अगर हो ही गया खड़ा तो क्या करोगे फिर, तो मतलब कॉइन स्ट्रेट खड़े हुए कॉइन को 0 कह दोगे। तो उस केस में कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी मैस उस तरफ ट्रांसफर कर दो। तो अब आप क्या करते हैं, अब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी मैस जो है वो कॉइन स्ट्रेट बीइंग स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन इट्स एज को दे देते हैं। और वो प्रोबेबिलिटी मैस, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटीज ऐड अप होके 1 ही हो सकती हैं, तो बाकी जगहों से निकालना पड़ेगा, बाकियों से उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। यानी वहां पर हेड और टेल की जो 0.5 थी, उससे कोई थोड़ा सा कोई 0.01 या 0.001 और वट एवर वेरी स्मॉल नंबर लेकर आप कॉइन स्टैंडिंग ऑन स्ट्रेट ऑन इट्स एज को दे देंगे। ठीक है, वो जितना भी वहां से निकाल कर इधर देंगे ना, उतना आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। अब यही कॉन्सेप्ट इधर है कि यहाँ पर हम जो सिंपलेस्ट तरीका हमारे पास है वो ऐड वन का। सो व्हाट वी एसेंशियली डू इज वी टेक आर हिस्टोग्राम्स, और ये आपको रेड और ब्लू में नजर आ रही हैं ओरिजिनल हिस्टोग्राम्स, ओरिजिनल काउंट्स, और आप सब में 1 1 ऐड कर देते। सो वी से कि हमने वर्क को 0 टाइम्स नहीं देखा, बल्कि हमने वर्क को जो है वो 1 टाइम देखा, राइट। एंड सिमिलरली यू से कि जी हमने जो है वो हेलो को 2 दफ़ा नहीं देखा, हमने उसे 3 दफ़ा देखा। सो अब ये क्या किया हमने, ये सब में क्यों ऐड कर दिया, ये भी तो कर सकते थे वर्क में ऐड कर लेते और बाकी सब में से माइनस कर देते। ये अब वो डिटेल डिस्कशन है जिसका हम यहाँ पर अभी हमारे पास वक्त नहीं है। ये अगर मुझे मौका मिला और मैं लैंग्वेज मॉडलिंग के ऊपर एक अलग लेक्चर बना सका जो आप लोगों के लिए खाली एक सप्लीमेंट्री लेक्चर होगा, वो एसेंशियल लेक्चर नहीं होगा, अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस करूँगा कि ये सब में ऐड क्यों किया है, खाली एक में ऐड क्यों नहीं कर दिया है, उससे क्या नुकसान होता है अगर हम खाली यहाँ ऐड कर देते। अब थोड़ा सा अगर इंट्यूटिवली मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें नहीं पता कि कितने ऐसे इवेंट्स हैं जो 0 यहाँ पर दे रहे हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि इनमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर दें कि जिससे इनकी प्रोबेबिलिटी कंपेरेबल होने लगे उन चीज़ों के जो आपने ऑलरेडी देखी हुई थी। ये हेलो और फ्रेंड और प्राइज और विन तो वाकई था आपकी ईमेल में, तो आपने यहाँ 1 ऐड कर दिया, बाकियों के अंदर नहीं है। फर्ज करें इनमें कोई ऐसे वर्ड्स होते जो कि लेट्स से हेलो आपने एक दफ़ा देखा होता है, जैसे कि आपकी नॉन स्पैम में प्राइज आपने एक दफ़ा देखा हुआ है। अगर आप किसी और वहाँ पे कोई 0 होता, उस 0 को 1 कर देते, तो आपने बेसिकली नॉट सीन इवेंट को उसकी इक्वल कर दिया जिसको आपने वाकई एक दफ़ा देखा हुआ है। तो लिहाजा प्रोपोर्शनली उनको भी बढ़ाना ज़रूरी है।
जितना इसमें ऐड कर रहे हैं प्रोपोर्शनली उसको बढ़ाएंगे और फिर प्रोपोर्शनली सबको सबके ऊपर डिवाइड कर देंगे. सो एसेंशली व्हाट वी आर डूइंग हियर इज हम हर क्लास में गए और उसके अंदर V1s ऐड कर दी. इस जुमले को हजम करें. हर क्लास में गए, स्पैम में गए और स्पैम के अंदर जितने वर्ड्स आपने ओवरऑल वोकैबुलरी में देखे हुए थे सब में 111 ऐड कर दिए हर एक के अंदर. सो फॉर ईच क्लास वी हैव एडेड V1s, राइट? फॉर स्पैम भी और फॉर नॉट स्पैम भी. देख लें, अपने आप को कन्विंस कर लें. 5 1 दोनों तरफ आपने ऐड किए. एंड नाउ वी नॉर्मलाइज दिस, क्योंकि आपने काउंट्स के अंदर 5 का इजाफा किया है, तो अब ओवरऑल काउंट में को 5 पर डिवाइड करना पड़ेगा इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए. तो पहले जो आपकी नॉर्मलाइज हो रहा था वो नॉर्मलाइज हो रहा था खाली लेट्स से स्पैम के केस में 17 था डिनोमिनेटर में, द सम ऑफ द टोकन्स सीन इन द स्पैम ईमेल्स. अब वो 17 प्लस ये जो आपकी वोकैबुलरी है ये वहाँ पर होगा. सो मैं ये वाली चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से हेलो गिवन स्पैम निकाली हुई है. सो आपने पहले क्या किया था, आपने कहा था कि जी स्पैम में कितनी दफ़ा आपने हेलो देखा है, वो 2 दफ़ा देखा है, तो ये आपका 2 था. और उसमें और इसके नीचे आपने कहा था कि जी कितने वर्ड्स आपने स्पैम में देखे हैं, और ये आपके पास 17 थे, राइट? तो उसमें अब आपने ये 1 ऐड कर दिया ऊपर और नीचे आपने इसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये वोकैबुलरी V ऐड कर दी. So because our V is 5, so this comes to 2 plus 1 over 17 plus 5, so 3 over 22. Similarly, we'll recalculate all the probabilities. So the probabilities across all of the words in a particular class will now sum to 1. Again, उसमें अब कोई मसला नहीं होगा. हर क्लास के अंदर फिर ये चीज़ बैलेंस हो जाएगी और हमारे zeros remove हो गए. So these are the new counts for spam, and these are the new probabilities, the probabilities for spam and the probabilities for not spam. ठीक है, अपने आप को मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वक्त कागज पेंसिल निकाल कर थोड़ा सा इस पर कन्विंस कर लें, खुद से एक दफ़ा कैलकुलेट करने की कोशिश करें. Now that we have removed our zeros, now there are no longer any zeros for in vocabulary word. जिस word को किसी भी क्लास में देख लिया है ना, अब वो हर क्लास के अंदर उसकी कुछ ना कुछ probability है. तो और अगेन वो जो मैंने जहाँ कहा था ना कि हम probability इतनी भी नहीं बढ़ाना चाहते कि वो comparable हो जाए देखे हुए वर्ड से, उसकी एक रीज़न ये भी है ना कि आप वर्ड्स की एग्जिस्टेंस और उनकी probabilities से ही तो डिटरमिन कर रहे हैं क्लास. तो अगर प्रोपोर्शन ख़त्म हो जाएगा बिटवीन द वर्ड्स दैट यू हैव नेवर सीन एंड द वर्ड्स दैट यू हैव सीन, प्रोपोर्शन अगर ख़त्म हो जाएगा तो वो उसके ख़त्म होने से आपकी क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी ख़राब होगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शन ख़राब किए बगैर थोड़ा सा बस उसको एक वेट दे रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं. स्मूदिंग हम इसीलिए इसको कहते हैं कि यू कैन जस्ट think of that as smoothing the curve. So this curve, if I think of this as a curve, तो जो कि पहले ये sharply नीचे जा रहा था, now we have smoothed it a little bit, and we have वो जो बीच में जो जीरो के jagged falls थे वो बीच में से निकल गए. ठीक है, all right जी, so let's test this. वही वाली एग्जांपल वापस, विन प्राइज विन वर्क, और वी नो कि वर्क हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता था स्पैम के अंदर. अब जब हम इसको करके देखेंगे, स्पैम के पास थोड़ी सी उसकी प्रोबेबिलिटी है. सो दिस इज 0.00061 स्पैम, एंड अगेन फॉर नॉट स्पैम क्योंकि स्मूदिंग तो उधर भी हुई है, तो लिहाजा और इससे आपको ये भी समझ आ जाना चाहिए कि फिर सब पे स्मूदिंग की क्या जरूरत थी, खाली उन पे स्मूदिंग कर देते जिनके अंदर जीरोस थे. तो नाउ यू कैन सी कि कंपेयर करना है ना, तो सब पे स्मूथ करना जरूरी है. इन दी एंड आप तो मैक्स में इंटरेस्टेड है. तो अब यू कैन सी कि आपका जो स्पैम है वो विन प्राइज विन अगर होता तो अच्छा खासा बड़ा नंबर आता, बट विन प्राइज विन वर्क के केस में इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर 0.0061. हाउएवर बिकॉज द स्मूथिंग हैज बीन प्रोपोर्शनली अप्लाइड एवरीवेयर, तो लिहाजा आपका नॉट स्पैम 0.00016 पे चला गया, बहुत ही छोटा नंबर हो गया. So लिहाजा your argmax is spam, and you classify this email correctly as spam email. So now we have seen in this video the naive Bayes classifier. We have seen how it works. We have seen the different types of zeros. We have seen how to eliminate those zeros or how to deal with those zeros. अब अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि इसको नाइव, इसको भोला भाला मासूम क्यों कहते हैं. थैंक यू सो मच.